Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 12th economics. बेटा जो हमारी ये चैप्टर की सीरीज़ चल रही है फीचर्स प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज़ ऑफ एग्रीकल्चर, हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं आगे. तो चलो शुरू करते हैं. नाउ अभी तक हमने एग्रेरियन रिफॉर्म्स हमने पढ़े हैं, क्या क्या है. नाउ उसके अचीवमेंट हमने डिस्कस करनी है. जो उसकी अचीवमेंट है वो हमने बेसिकली अचीवमेंट ऑफ एग्रेरियन रिफॉर्म्स जो है वो ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जानी जाती है. तो अगर कोई आपसे ग्रीन रेवोल्यूशन पूछे या कोई अचीवमेंट ऑफ एग्रेरियन रिफॉर्म्स पूछे तो वो एक ही चीज़ है. ठीक है. सो अब पहली बात आती है कि ये है कि एग्रेरियन रिफॉर्म्स का क्या हमारा मतलब क्या था. एक बार थोड़ा सा उसका हम ओवरव्यू ले लें. Agrarian reforms made agriculture in India from stagnant and backward sector to a developing sector of the economy. आप लोगों ने बेटा पहले पढ़ा है कि देखो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन एग्रीकल्चरल सेक्टर वाज कंसिडर्ड एज अ स्टैग्नेंट एंड अ बैकवर्ड सेक्टर इन द इकोनॉमी. क्योंकि जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसमें बेसिकली फार्मर्स डू दे डू फार्मिंग फॉर सस्टेनेबल, है ना. वो सबसिस्टेंस के लिए ही सिर्फ वो फार्मिंग होती थी. वो सिर्फ अपने गुजर के लिए ही फार्मिंग करते थे. वो बस इतना ही प्रोड्यूस होता था कि वो सिर्फ अपनी फैमिली को की फूड उनको दे सकें, उसकी नेसेसिटी पूरी कर सके. ठीक है. सो अब क्या है, नाउ द एग्रेरियन रिफॉर्म्स की इंट्रोडक्शन के बाद में एग्रीकल्चर का जो है वो स्टेगनेंट और बैकवर्ड सेक्टर से वो डेवलपिंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी आ गया कि अब उसमें थोड़ी प्रोग्रेस इम्प्रूवमेंट हो रही है. नाउ एग्रेरियन रिफॉर्म्स हैड अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन फार्मर्स बेनिफिशरीज. अगर बेटे आपको MCQ में ये क्वेश्चन आ जाता है या 1 मार्क क्वेश्चन ये आ जाता है कि एग्रेरियन रिफॉर्म्स का सबसे ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट किसके ऊपर हुआ है, वो आपका फार्मर के ऊपर हुआ है. बेसिकली हु इज़ अ बेनिफिशरी, फार्मर इज़ अ बेनिफिशरी. क्योंकि जो एग्रेरियन रिफॉर्म्स हुए हैं वो सारे के सारे फार्मर्स की बेटरमेंट के लिए हुए हैं. ठीक है. इट लीड टू हायर रियल पर कैपिटा इनकम एंड रिड्यूस्ड पॉवर्टी. जो एग्रेरियन रिफॉर्म्स किए थे वो इस हिसाब से किए गए हैं कि नेशन की ओवरऑल रियल पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो और पॉवर्टी जो है गरीबी हमारी कम हो. वो क्यों एग्रेरियन रिफॉर्म्स लेने से क्या हुआ हमारा कि एग्रीकल्चरल जो गैजेट्स की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, टूल्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ी. जो वो टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स जो एग्रीकल्चर के लिए यूज होते थे वो कहाँ से आते थे, वो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर हमें प्रोवाइड करता था. सो एग्रीकल्चरल सेक्टर के जो एग्रेरियन रिफॉर्म्स हुए हैं उसे कला एग्रीकल्चर सेक्टर ही बूस्ट अप नहीं हुआ है, हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑल्सो गेट बूस्ट. ठीक है ना, वो भी हमारा डेवलप होना शुरू हुआ. सो इसलिए बेसिकली इकोनॉमी जो है वो डेवलपिंग की स्टेज पे आने लगी. क्योंकि सिर्फ एग्रेरियन रिफॉर्म से सिर्फ एग्रीकल्चर ही नहीं बल्कि हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर भी डेवलप हुआ, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हुआ और हमारी एम्प्लॉयमेंट रेशो भी बढ़ी, पॉवर्टी रेशो रिड्यूस हुई, इकोनॉमी की पर कैपिटा इनकम या यू कैन से नेशनल इनकम ऑफ द इकोनॉमी ओवरऑल इंक्रीज हुई. सो इसलिए हम ये जो अचीवमेंट्स है एग्रेरियन रिफॉर्म्स की इनको बेसिकली हम किस नाम से जानते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन से. ठीक है. क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन ने इतना सारा काम किया, इतने सारे बेनिफिट्स उसके हुए, इसके कारण हम इसको ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं. अब हम बात करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन की. ग्रीन रेवोल्यूशन देखो 2 टर्म से बनी, ग्रीन है उसमें और एक रेवोल्यूशन है. ग्रीन का मतलब क्रॉप्स है और रेवोल्यूशन का मतलब स्पर्ट है. ठीक है. ग्रीन का मतलब क्या है, क्रॉप्स, एंड रेवोल्यूशन का मतलब स्पर्ट. तो अगर हम दोनों को मिला दे ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ड बन जाता है. उसका मतलब क्या है, स्पर्ट इन क्रॉप प्रोडक्शन मींस इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन. ठीक है. इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन हमारा स्टार्ट हुआ 1967-68 में. इन दिस ईयर इन 1967-68 फूड ग्रेन प्रोडक्शन इंक्रीज बाय नियरली 25%. मीन्स जितनी प्रोडक्शन फूड ग्रेन प्रोडक्शन पहले होती थी उससे 25% इंक्रीज हुई इन द फर्स्ट ईयर व्हेन ग्रीन रेवोल्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड इम्प्लीमेंटेड. ठीक है. सो इंडिया बिकेम सेल्फ सफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स. फूड मतलब ये जो आपका ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन से हमारी जब फूड ग्रेन प्रोडक्शन इंक्रीज हुई
तो उससे क्या है, सेल्फ सफिशिएंसी के स्टेज पे भी इंडिया पहुंचा, जिसमें सेल्फ सफिशिएंट इन द केस ऑफ फूड ग्रेन्स। क्योंकि कोई भी इकोनॉमी है, उस इकोनॉमी को आप तभी डेवलपिंग इकोनॉमी या प्रोग्रेसिव इकोनॉमी तभी बोलोगे जब वो इकोनॉमी अपनी पॉपुलेशन को फूड ग्रेन्स अपने आप प्रोवाइड कर सके, सेल्फ सफिशिएंट हो, उसको दूसरे नेशंस के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े। बट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया was dependent on other sector, on other nations for the for the fulfillment of basic necessities of life of the population in India। ठीक है, तो ये सेल्फ सफिशिएंसी का जो है इंडिया में फूड ग्रेन्स उसने एक्वायर खुद करने की ग्रीन रेवोल्यूशन की हेल्प से वो उस स्टेज तक पहुंचा। सो अब हम बात करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के बेसिकली हमारे फीचर्स क्या क्या है। ग्रीन रेवोल्यूशन के बेसिक हमारे 5 फीचर्स हैं। इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी, सब्सटेंशियल राइज इन एरिया अंडर कल्टीवेशन, शिफ्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग, चेंज इन फार्मर्स आउटलुक एंड सेल्फ सफिशिएंसी इन फ्रूट ग्रेन प्रोडक्शन। ये हमारे 5 मेन फीचर्स हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, जिनको हम अब डिटेल में आगे डिस्कस करते हैं। तो पहला हमारा आता है इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन। इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी या क्रॉप प्रोडक्शन, उसमें देखो ओवर द ईयर्स का मैंने आपको टेबल शो किया जिसमें आपका 1951 और 2018-19 का कंपैरिजन शो किया गया। इसमें मैंने आपको सिर्फ बेसिकली 3 क्रॉप्स दिए हैं, क्योंकि जो ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत सारी क्रॉप्स में तो हुआ भी नहीं है। सो ये जो हमारी क्रॉप प्रोडक्टिविटी पहले एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस या जब हमारी प्लानिंग शुरू हुई थी 1951 में हमारी प्लानिंग शुरू हुई थी, तो उस टाइम हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी, प्रोडक्शन बहुत कम थी पर हेक्टेयर। पर अब आफ्टर सो मैनी ईयर्स ऑफ प्लानिंग इन द ईयर 2018-19 में हमारी काफ़ी ज़्यादा राइज हुई है। जैसे ये टेबल है आपको मैंने ये टेबल आपको पहले ही बता रही हूँ, इसमें प्रोडक्शन पर हेक्टेयर बताई गई है 1951 एंड 2018-19 का। ठीक है, तो ये जो है वीट हमारी 1951 पर हेक्टेयर कितनी प्रोडक्शन थी 660 kg, और अब 2018-19 में वो होगी 3408 kg पर हेक्टेयर। ये देखो कितनी ज़्यादा हमारी वीट की प्रोडक्शन में इंक्रीज हुई है। देन राइस ऐसे ही, पहले 1951 में 665 kg पर हेक्टेयर होती थी और अब वो होगी 2665 kg पर हेक्टेयर। ठीक है, एंड ऐसे ही मेज़ है, मेज़ हमारी 1951 में थी 704 kg पर हेक्टेयर और अब 2018-19 में मेज़ हमारी होगी 1114 kg पर हेक्टेयर। सो इन तीनों क्रॉप से, जो तीनों क्रॉप्स हैं वीट, राइस और मेज़, ये तीनों के में हमारी जब ग्रीन रेवोल्यूशन के तहत ये हमारी जो एग्रेरियन रिफॉर्म्स लेने के बाद में, उसके बाद में हमारा क्या हुआ है, जो इनकी प्रोडक्टिविटी 1951 से 2018-19 में कितनी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है, ये आपको कंपैरिजन दिखाया गया है। और ये शो करता है कि हमारी थैंक्स टू दिस ग्रीन रेवोल्यूशन के हमारी क्रॉप प्रोडक्टिविटी हमारी इंक्रीज़ हुई है। सेकेंड केस आता हमारा सब्सटेंशियल राइज इन फीचर अंडर इन एरिया अंडर कल्टीवेशन। ये हमारा फीचर है एग्रेरियन रिफॉर्म्स का या ग्रीन रेवोल्यूशन यू कैन से। तो ये इसमें देखो सब्सटेंशियल राइज इन एरिया अंडर कल्टीवेशन में क्या है कि जो हमारा एरिया अंडर कल्टीवेशन है वो इंक्रीज हुआ है। इसके बेसिक इसमें पॉइंट्स जो अब आपको देखने वाले हैं वो ये हैं कि यूज़ ऑफ HYV टेक्नोलॉजी। HYV टेक्नोलॉजी मीन्स हाई यील्डिंग variety technology reduce the time gap between sowing and harvesting of crops। पहले जो था HYV सीड्स यूज़ करने, टेक्नोलॉजी यूज़ करने से क्या हुआ है कि जो हमारा बीच में टाइम लगता था एक बीज बोने को, सीड्स को सो करने को और हार्वेस्ट करने में, मींस क्रॉप को ग्रो करने में जो टाइम था वो हमारा HYV टेक्नोलॉजी से कम हो गया। देन कम्स it eliminated the need of following। अब this is a new term for you कि following होता क्या है। Following is basically it is a practice of leaving land as uncultivated for some time। ये farmers क्या करते थे पहले, मतलब एक क्रॉप जब हो जाती थी, आपकी पूरी हार्वेस्टिंग हो जाती थी, उसके बाद में लैंड को ऐसे ही छोड़ देते, थोड़ी देर लैंड को ऐसे ही छोड़ते थे, उसके बाद में फिर नेक्स्ट क्रॉप लगाते थे।
वो कुछ टाइम जो लैंड को छोड़ते थे, वो लैंड को छोड़ने का पर्पस क्या था? टू रिगेन द सॉइल फर्टिलिटी। जो आपने पहले अपने फसल बीजी थी, आपने फसल ग्रो की थी, उसने सॉइल से न्यूट्रिएंट्स ले लिए, तो वो न्यूट्रिएंट्स सॉइल रीगेन करे, इसलिए उसको थोड़ी देर ऐसे खाली छोड़ देते, एम्प्टी छोड़ देते थे। जो ये फॉलोइंग थी इंडियन फार्मर्स में बहुत कॉमन प्रैक्टिस थी, ये HYV टेक्नोलॉजी के यूज़ करने से पहले वो छोड़ते थे, पर अब HYV टेक्नोलॉजी यूज़ करने के बाद में वो चीज़ वो छोड़नी बंद कर दी है। सो ये जो है HYV टेक्नोलॉजी, जो हाई यील्डिंग वैरायटी टेक्नोलॉजी यूज़ की है, इसके बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं, वो हम लेटर ऑन बाद में देखेंगे। बट अब इसके कारण अभी हमने सिर्फ अचीवमेंट की बात करनी है कि HYV टेक्नोलॉजी के कारण जो है फॉलोइंग की प्रैक्टिस जो है वो आइडल जो आपको लैंड छोड़ना पड़ता था वो फार्मर्स नहीं छोड़ते हैं। उसके कारण क्या है, हमारी एरिया अंडर कल्टिवेशन बढ़ गया है। Then comes double cropping has become possible. Now what is this double cropping? Double cropping या multiple cropping, इसमें क्या है कि एक से ज़्यादा क्रॉप्स को at the same time सेम लैंड पे लगाना by the farmers। तो उसमें क्या है कि इसको अगर फार्मर्स डबल क्रॉपिंग करते हैं तो डबल क्रॉपिंग में उनका प्रॉफिट भी ज़्यादा हो जाता है, एक सॉइल की फर्टिलिटी भी रहती है, क्योंकि कुछ न्यूट्रिएंट्स एक सॉइल से एक क्रॉप लेगी और कुछ न्यूट्रिएंट्स एक क्रॉप लेगी तो कुछ देगी। अब जैसे नॉर्मल प्रैक्टिस क्या है कि आप लेग्यूमस प्लांट्स लगा लो साथ में, तो लेग्यूमस प्लांट्स लगाने से क्या है, आप जो बेसिक क्रॉप्स हैं आपकी उसके साथ वो लगा लो, तो आपकी सॉइल की में जो नाइट्रोजन आपकी आती रहती है। इसकी जैसे मैं आपको मैंने आपको इसकी दी है, एग्जाम्पल ऑफ डबल क्रॉपिंग इज टमाटोज, अनियंस एंड मैरीगोल्ड। टमाटोज, अनियंस एंड मैरीगोल्ड अगर आप इकट्ठे लगाते हैं, फार्मर को इकट्ठा लगाता है, जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दी है, अगर फार्मर इकट्ठा लगा रहा है तो मैरीगोल्ड से क्या है, जो ये पेस्ट आएंगे टोमेटो से कारण कीड़ा जो लग जाता है उनको वो बचाता है। तो अभी देखो इससे क्या है, फार्मर को डबल बेनिफिट है। एक तो वो तीनों क्रॉप से जो उसको प्रॉफिट जनरेट होगा वो तो होगा ही होगा, उसके अलावा जो है उसको पेस्टिसाइड भी उसको ज़्यादा मतलब जो तो नॉर्मल पहले स्प्रे करना है, पर ओवरऑल बाद में उसको इनका करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैरीगोल्ड से ही जो मैरीगोल्ड की ने ही अपने आप उसने जो है टोमेटो पेस्ट को भगाना है। ठीक है, सो ये था आपका। इसके कारण क्या है, हमारा ओवरऑल राइज हुआ एरिया अंडर कल्टीवेशन, जिसको आप एक और नाम भी दे सकते हो, एरिया अंडर कल्टीवेशन को आप एक और नाम दे सकते हो, सब्सटेंशियल राइज इन एक्रिएज। एक्रिएज इज ACREAGE। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कम्स शिफ्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग। ये आप लोगों को मैंने पहले भी बहुत बार बताया कि पहले जो था इंडियन फार्मर्स क्या करते थे, वो सिर्फ सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते थे। सब्सिस्टेंस फार्मिंग मीन्स टू फीड देयर फैमिली, ठीक है ना, सिर्फ वो अपनी फैमिली के अपने गुजारे के लिए ही वो करते थे। तो पहले उनकी प्रोडक्शन ही इतनी नहीं होती थी, बट विद द यूज़ ऑफ दिस HYV टेक्नोलॉजी उसके बाद में क्या हुआ कि आउटपुट ज़्यादा बढ़ने लगी, ज़्यादा होने लगी प्रोडक्टिविटी। ज़्यादा होने के कारण क्या है कि फार्मर्स के पास जो है अपनी फैमिली को फीड करने के बाद में भी उनके पास मार्केटेबल सरप्लस बन जाता था। अब मार्केटेबल सरप्लस इज द आउटपुट ओवर एंड अबव द कंजम्पशन ऑफ व्हीट बाय द फार्मर्स फैमिली ड्यूरिंग द ईयर। एक साल फार्मर को जितना युग खाना है, जितना उसकी फैमिली को ज़रूरत है, वो उतने को यूज़ करके, उतने को रख के, जो उसके ऊपर जो है वो सारा का सारा वो मार्केट में सेल ऑफ कर सकते हैं। सो दिस शोज के मार्केटेबल सरप्लस में जब वो मार्केट में बेचते हैं तो वो एक प्रॉफिट भी जनरेट करते हैं फार्मर्स, और इट इज़ अ साइन ऑफ कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ये एक पॉजिटिव साइन है जिससे अब आपका कमर्शलाइजेशन अब इसमें एग्रीकल्चर में आ गया। पहले कमर्शलाइजेशन की चीज़ नहीं थी, पहले सिर्फ वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग की थी। ठीक है, देन कम्स चेंज इन फार्मर्स आउटलुक। फार्मर्स आउटलुक में वही है कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग से कमर्शियल फार्मिंग में वो चेंज हो गया। पहले सब्सिस्टेंस फार्मिंग थी फॉर टू फुलफिल द फार्मर्स ओन फैमिली नीड्स,
और अब वो कमर्शियल फार्मिंग हो गई है क्योंकि हमारा ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ गया, प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ने के कारण वो जो सरप्लस है वो सारा सारा मार्केट में सेल ऑफ करते हैं टू जनरेट प्रॉफिट्स एंड टू अर्न मनी, राइट. एंड द लास्ट कम सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन. सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन में क्या है, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स. अब देखो जब हमारे फूड ग्रेन्स की आउटपुट इतनी ज़्यादा हो जाती है, प्रोडक्टिविटी इतनी ज़्यादा हो जाती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट अपने पास बफर स्टॉक बना फूड ग्रेन्स का रखना शुरू कर दिया है. अब वो जब गवर्नमेंट ने बफर स्टॉक बन के रखना शुरू कर दिया, वो बफर स्टॉक कब यूज़ होता है, वो तब यूज़ होता है जब व्हेन देयर इज़ लो फार्म सप्लाई कम है या कोई नेचुरल कैलामिटी होगी, कहीं पे फ्लड्स, ड्रॉट्स या फमीन्स हो गए, तो उसके कारण क्या है, जब आपकी फार्म सप्लाई नहीं हो रही है और उन अफेक्टेड एरियाज़ में आपको फूड ग्रेन्स की ज़रूरत है, तो वो गवर्नमेंट अपने बफर स्टॉक तब निकालती है एंड उन एरियाज़ में, अफेक्टेड एरियाज़ में वो सप्लाई करती है. ठीक है, ये जो है ये आपके अपने इंडिजिनस डिमांड भी पूरी करती है एंड सम टाइम्स इंटरनेशनल हेल्प भी देनी पड़ती है, तो उसमें भी ये यूज़ होते हैं बाय द गवर्नमेंट. ठीक है बेटा. So this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.